पिछले कुछ दिनों से बलूचिस्तान के लोगों ने, गिलगिट के लोगों ने, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों ने, वहां के नागरिकों ने जिस प्रकार से मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, बलूचिस्तान के लोगों का, गिलगिट के लोगों का, पाक के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों का मैं आज तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। सर जय हिंद। करोड़ी सिंह जी जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी। थैंक यू सर। मेरे पीछे की तस्वीर बयां कर रही है कि आज कौन सी वो खबर है जिसके ऊपर मैंने आपके साथ बातचीत करनी है। ये खबर सर बलूचिस्तान से, जहां पर बलूच लिबरेशन आर्मी ने एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया। अब खबरें आ रही हैं कि पाक आर्मी ने उसे छुड़ा लिया है। 15-16 बलूच लड़ाके मारे जा चुके हैं। 30 से ज्यादा पाकिस्तान आर्मी के सैनिक भी इस पूरे ऑपरेशन में मारे गए हैं। लेकिन बलूच समस्या एक बहुत पुरानी समस्या है सर। आज भी बलूचिस्तान के लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो कभी पाकिस्तान का हिस्सा थे, हैं और आगे जाकर कभी भी वो पाकिस्तान का हिस्सा होंगे। सर देखिए राजेश जी, पीछे ट्रेन की तस्वीर दिखा रहे हैं और उसमें बलूच आर्मी की बात कर रहे हैं। वो समुदाय की नहीं, आर्मी में फाइटर्स हैं। ओके। कोई भी फाइट करने को बाहर निकलता है तो वो कोई कैजुअली नहीं है। ऐसा नहीं है कि रात को सो गया और सुबह उठ के ट्रेन को हाईजैक करने और लड़ने के लिए निकल गया। कोई न कोई कार्य कारण संबंध होता है। ये विज्ञान भी बताता है कि कार्य कारण संबंध हर घटना का होता है। बलूचिस्तान को लेके कहें तो बलूचिस्तान लंबे समय से एक अलग कौम रहा है, अंग्रेजों के जमाने से भी, उससे पहले भी। तो बलूचिस्तान को जब भारत का विभाजन हुआ, सबके नाम पे बहुत बड़ा आंदोलन चलाया, फिर विभाजन किया। उसमें कुछ उपनिवेशवादी शासकों का रोल भी रहा, कुछ जिन्ना या उनके नेतृत्व का रहा। जो भी कारण हो, ऐसा प्रयास किया गया कि मजहब को कौम का आधार बनाएंगे, मजहब के आधार पे कौम बनाएंगे। जबकि मजहब के आधार पे कोई देश नहीं बन सकता, राष्ट्र नहीं हो सकता। तहजीब इंपॉर्टेंट होती है। और जब पाकिस्तान बना तो अलग अलग तहजीब को मिला के बना। उसमें बंगाली तहजीब थी जिसको हमने ईस्ट पाकिस्तान नाम दिया। इधर तहजीब है, बलूच तहजीब है, पंजाबी तहजीब है, पख्तून तहजीब है। इन सब को मिला के हमने पाकिस्तान के जो शासक थे उन्होंने एक देश बनाने की कोशिश की। और कोशिश करने में उन्होंने इनकी जो स्मूथ फ्लो होना चाहिए वो नहीं होता। और विज्ञान का एक नियम है कि कोई चीज अगर वोलेटाइल है, फ्लो होता है उसमें, और उसको आप घोंटते हैं, रोकते हैं, तो उसमें विस्फोट होता है। और ये जो घटना है लंबे समय की इसी तरह की गला घोंटने की प्रक्रिया का विस्फोट हुआ है, जिसमें बलूच आर्मी नाम का संगठन बना और उस संगठन ने कल ये ट्रेन का हाईजैक किया। अभी देखिए ये क्यों हुआ। देखिए जिन्ना का शायद कोई विजन था पाकिस्तान को बनाने का, और इसीलिए जैन मंडल जैसे नेता पाकिस्तान गए भारत को छोड़ के, और वहां जिन्ना के सलाहकार भी रहे। लेकिन जिन्ना लंबे समय तक नहीं जी पाए, और जिन्ना के मरने के बाद में पाकिस्तान का जो सपना था, जो विजन था, वो पूरा तहस-नहस हो गया, खत्म हो गया। और लंबे समय तक बंगाली तहजीब अपने आप को घुटन महसूस करती रही, जो 71 में अलग से एक देश बन गया तहजीब के बेसिस पे। इधर जो तहजीब बची, उनको सबको मिला के पाकिस्तान के हुक्मरान हैं, उन्होंने ऐसी कोशिश ही नहीं की कि पाकिस्तान को एक बनाया जाए। उन्होंने ये कोशिश की कि एक भारत विरोधी नारा दे दिया जाए और विरोध के आधार पे सबको इकट्ठा कर लो, या मजहब के आधार पे इकट्ठा कर लो।
तो विरोध के आधार पे एक नकारात्मकता है, के आधार पे देश बन नहीं सकता। और इसके आधार पे इन सब कौमों को जो भी अलग होने की बात कहने लगे या अपनी स्वायत्तता की बात कहने लगे, उनको दबाने लग गए। और केवल दबाने के लिए ही नहीं, फिर आर्थिक दृष्टि से भी जो हुक्मरान रहे, हुकूमत जिनकी रही, वो उनका शोषण भी करने लग गए। वहां के रिसोर्सेज का, वहां के जो ठीक सर, अवेलेबल था उसका, और विकास भी वहां कम करने लगे। जहां प्रभावशाली थे शासक, वहां ज्यादा विकास करने लग गए, तो और ज्यादा हालात वहां बिगड़ने लग गई। अब इस बिगड़ते हालात को संभालना चाहिए था, उसमें भूमिका कौन निभाते? या तो इल्मदां हैं, जो जी, बौद्धिक वर्ग है, वो निभाए, ओके, अतीब हैं, समझदार हैं, और वो दोनों सत्ता के साथ चिपक गए। सत्ता के साथ चिपकने में सेना, सत्ता की अगर जब विरोध हुआ तो वो सेना को साथ लेके आगे बढ़ाने लगी। तो जो सेना थी उसका वो भी एक सियासत का मोहरा बन गई, खुद सियासत में इन्वॉल्व हो गई। तो पाकिस्तान में कभी प्रजातंत्र रहा है, जमहूरियत रही, कभी ठीक है। सेना ने टेक ओवर कर लिया, और इसमें इन तहजीबों का गला घोंटते रहे। मैं दो तीन पॉइंट बहुत सिंपल से आपसे समझना चाहूंगा, मैं बहुत डीपली नहीं जानना चाहूंगा। मैं जो चीज समझना चाहता हूं कि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान हर समस्या का हल जो है वो सेना की वर्दी के अंदर खोज रहा है। वो चाह रहा है कि डंडे से जो है हल निकाला जाए, लेकिन हर समस्या डंडे से हल नहीं हो सकती है। हर समस्या सेना हल नहीं कर सकती है। आपको बातचीत भी करनी होगी। जिस प्रकार से बलूचों से, पश्तूनों से आप बातचीत नहीं कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों से बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे तो हल नहीं निकल सकता है। करोड़ी सिंह जी। देखिए राजेश जी, मैंने ये बताया, विज्ञान का एक नियम है, कोई चीज वोलेटाइल है और उसका स्मूथ फ्लो होता रहे तो समस्या नहीं आती है। अगर उसको आप रोकने की कोशिश करोगे, दबाने की कोशिश करोगे, तो विस्फोट होगा। और यही किया गया कि जब आंदोलन वहां चला तो उनसे बातचीत करनी चाहिए थी, संवाद करना चाहिए था, उनको लॉजिकली कन्विंस करना चाहिए था कि पाकिस्तान एक राष्ट्र है, हमें इस राष्ट्र के लिए कुछ करना है। लेकिन वो संवाद की जगह मिलिट्री को यूज करने लग गए, फोर्स जी, को यूज करने लगे, तो उसका विस्फोट होना स्वाभाविक था। और जब उसका विस्फोट होने लगा तो शोषण और ज्यादा बढ़ गया, और ज्यादा बढ़ गया, तो जो बलूच आइडेंटिटी थी वो और ज्यादा स्ट्रोंग हो गई। क्योंकि जो भी बड़ा आंदोलन चलता है और इस तरह का ट्रेन हाईजैक या इस तरह ओके, की घटनाएं होती हैं, तो वहां का लोग हैं वो उनके साथ होते हैं। लोग साथ नहीं है तो कोई छोटा ग्रुप कोई आतंक इस तरह से नहीं कर, इसको हम केवल आतंकवादी घटना नहीं कर सकते। वहां जी, के लोग साथ हैं, एक जन आंदोलन के रूप में है। उसका एक विंग है जिसको हम बलूच लिबरेशन आर्मी कहते हैं, उनके ठीक अलग है, अलग स्क्वाड हैं। तो ये तो एक विंग है। बाकी जो बलूचिस्तान का आवाम है, बलूचिस्तान के लोग हैं, वो आंदोलित हैं, और वो ये चाहते हैं कि अगर पाकिस्तान हमारे को न्याय नहीं देता है तो हम पाकिस्तान से अलग होंगे। और आज केवल बलूचिस्तान में नहीं, पाकिस्तान में भी यही हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में भी, बिल्कुल, सिंध में भी ऐसे ऐसे हालात बन रहे हैं। और जो इस तरह के संगठन हैं वो भी इकट्ठे हो रहे हैं, उनमें भी सॉलिडेरिटी आ रही है। जैसे टीटीपी है खैबर पख्तूनख्वा में, या जी, जी, बीएलए है, इनमें भी एक तरह का नेटवर्क बन गया है, एक दूसरे की मदद मदद कर रहे हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं, हथियारों का कर रहे हैं, और एक दूसरे के लिए लड़ने को तैयार हैं। कि जब स्थिति बनी है तो इसके लिए केवल मैं बलूच के लोगों को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा, हुकूमत और यहाँ की सियासत जिम्मेदार है। सियासत ने ये हालात किए हैं। जी राजेश जी। जी। एक दो सवाल मेरे और हैं सर, क्योंकि पाकिस्तान के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि जो कुछ इस वक्त बलूचिस्तान में हो रहा है, जो खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, उसके पीछे भारत की खुफिया एजेंसी रॉ है। और वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने तो लाल किले से ही कहा था कि हम बलूचिस्तानियों की मदद करेंगे। सर। देखिए राजेश जी, कोई भी देश या समुदाय हो, वो जी, अपनी नाकामियों का कोई न कोई एक्सक्यूज ढूंढता है। ओके, ये इंसान का स्वभाव भी है। और अगर कोई समूह है, ग्रुप है या समुदाय है, उनका भी स्वभाव है कि वो अपनी नाकामियों की जिम्मेदारी खुद नहीं लेता है, वो दूसरी किसी पे डालना चाहता है। अब देखिए, बलूचिस्तान हिंदुस्तान से बहुत दूर है, नहीं है,
ये कहना कि हिंदुस्तान वहां प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री ने ये कहा, भाई बलूचिस्तान में अगर अन्याय हो रहा है तो हम उनके राजनीतिक और नैतिक तरीके से हम उनका समर्थन करते हैं। तो ये तो एक सामान्य नीति है कि जिसके साथ भी अन्याय होगा, जिसके साथ जिसका भी शोषण होगा, जिसको दबाया जाएगा, एक इंसानियत के नाते उसके साथ खड़ा हुआ जाता है। तो भारत के हस्तक्षेप की बात करना, ये पाकिस्तान के जो हुक्मरान है, हुकूमत है, उसकी नाकामी है। और नाकामियां जब स्वीकार नहीं करोगे तो आपकी नीयत में खोट है, और इस नीयत की खोट की वजह से ये बात कही जा रही है। जी राजेश जी। जी, क्या एक सवाल और कि क्या अगला बांग्लादेश बलूचिस्तान बन सकता है? जिस प्रकार से बांग्लादेश आजाद हुआ, क्या बलूचिस्तान एक आजाद देश के तौर पर निकलकर सामने आ सकता है सर? राजेश जी, मुझे आज की परिस्थिति में ऐसी संभावना बहुत कम लग रही है। ओके। उसका कारण है क्योंकि जो बलूच लोग हैं वो 3 देशों में बटे हुए हैं। वो पाकिस्तान में है, कुछ अफगानिस्तान में है। बिल्कुल। तो अगर बने तो इन तीनों को मिला के बने। ऐसी स्थिति में हो सकता है कि जब पूरे विश्व में ही उथल-पुथल हो, तब तो हो सकता है। लेकिन हम एक्सक्लूसिव आज की जो कंडीशन है विश्व की, उसमें ये मान के चलें कि बलूचिस्तान अलग से देश बन सकता है, उसकी संभावनाएं बहुत बहुत कम हैं। देखिए, मैं आपको एक यूक्रेन का छोटा सा उदाहरण दे दूं। 54 जी। में निकिता क्रुश्चेव ने जी। क्या के कुछ पार्ट मिला के अलग से यूक्रेन को रीऑर्गेनाइज किया। वो जो उन्होंने अपने लिए अच्छा किया था यूएसएसआर के लिए, आज वही सरदर्द हो गया। इसीलिए रशिया ने अटैक किया, और जो रशियन पार्ट 54 में जुड़ा था यूक्रेन से, उसको अलग कर रहा है। तो अगर उस तरह की कोई घटना होती है कि बलूच के तीनों पार्ट मिलके कुछ करते हैं और उसको कोई स्मूथ चैनल मिलता है, तब तो ये बन सकता है। या ठीक है। हम ये मान के चलें कि केवल बलूचिस्तान अलग से देश बनेगा, आज की जो राजनीतिक और भौगोलिक स्थिति है दुनिया की, भू राजनीतिक, उसमें संभव नहीं लग रहा। ठीक है, बस मेरा एक आखिरी सवाल जिसका मुझे एक जवाब चाहिए होगा कि पाकिस्तान क्या वाकई में अपने एक वजूद की लड़ाई लड़ रहा है? क्योंकि इतिहास के नाम पर उसके पास कोई अपना इतिहास नहीं है। जब उनसे पूछा जाता है तो उन्हें नई दिल्ली का रुख करना पड़ता है। जिन लोगों ने पाकिस्तान को बनाया, वो ही आज तक पाकिस्तानी नहीं हो पाए, उन्हें ही आज तक बाहरी समझा जाता है। और जो एक और विडंबना बहुत ज्यादा है कि पाकिस्तानियों को अरब देश जो है वो ये भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये पक्के मुसलमान हैं। उनको लगता है कि जितने हैं कन्वर्टेड वाले हैं। तो क्या वाकई में एक पहचान की जो लड़ाई है वो पाकिस्तान लड़ रहा है इस वक्त, इसलिए वो देखिए, ज्यादा कट्टर होकर दिखाना चाहते हैं सर? आपके 2 सवाल हैं। जो पहला सवाल है कि पाकिस्तान का इतिहास नहीं है, ये बात सही है कि 47 में बना, जिसको हम पाकिस्तान नाम देना चाहते हैं, पाकिस्तान राष्ट्र का नाम देना चाहते हैं। उससे पहले अलग-अलग तहजीब थी, सिंधी, पंजाबी, बलूच, पख्तून, ये अलग थी। तो पाकिस्तान की पहचान नहीं है, लेकिन इसीलिए पाकिस्तान पहचान बनाने के लिए ये कहते हैं कि हमारे 5000 साल पुरानी सभ्यता है, वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से जोड़ते हैं अपनी अपनी सभ्यता को, वहां खोज करते हैं। क्योंकि पहचान बनाने के लिए आपको केवल 47 से नहीं हो सकता। जी। तो इसीलिए पाकिस्तान अगर अपना टूरिज्म में भी एडवर्टीजमेंट करता है, तो भी ये कहता है कि 5000 साल पुरानी हमारी सभ्यता है, क्योंकि आपको रूट्स खोजने पड़ते हैं। अगर हम भी कहीं दूसरी जगह चले गए तो रूट्स खोजेंगे। अगर हम कहाँ से आए हैं, हमारे जी। ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर कहाँ से आए हुए, हम भी रूट की खोज करते हैं। तो पाकिस्तान रूट की खोज ये कर रहा है, और उस रूट को अगर रूट मानते हैं तो फिर मजहब तो बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर तो वो तो सभ्यता अलग है, वो संस्कृति अलग है। जी। दूसरा, आपने आपने बताया कि पाकिस्तान को जो रियल इस्लामिक कंट्री हैं, जो उमाटिक्स से गवर्न होने की बात करते हैं, वो मानते नहीं। देखिए, माइग्रेंट होता है ना, जी। ज्यादा फेनेटिक तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन ज्यादा वोकल होता है किसी मामले में, क्योंकि उसको अपनी पहचान बतानी पड़ती है कि मैं ये हूं, मैं इसके लिए काम कर रहा हूं। जिस भी देश में माइग्रेंट है वो राष्ट्रवाद की बात ज्यादा करते हैं। तो पाकिस्तान अब ज्यादा बात इसलिए कह रहा है कि हम इस्लामिक हैं, हम सुन्नी हैं, हम अरब कंट्री से जुड़े हुए हैं। तो वो इस्लाम के
एक तरह के प्रोपेगेटर के रूप में अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ज्यादातर पाकिस्तान के मुसलमान हैं वो कन्वर्टेड हैं जी। उनको अगर हम बायोलॉजिकली कहें, एथनिसिटी के हिसाब से कहें, तो वो उस रूप से इस्लामिक नहीं है, और नहीं है इसलिए जो ओरिजिनल जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वो पाकिस्तान को उस रूप में इस्लामिक कंट्री नहीं मानते। फिर भी पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे उनसे काफी मदद लेता है, और मदद के सहारे पाकिस्तान अपना वजूद बनाए रखने का प्रयास करता है। जी और राजेश, यही कारण है कि पाकिस्तान ये भी दिखाने की ज्यादा कोशिश करता है कि वो तमाम मुस्लिम देशों की बजाय ज्यादा कट्टर है। मुझे लगता है कि वो यही एक बड़ा कारण है। और एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल जनरल बाजवा, क्योंकि हमारे पंजाब में कई सिख हमारे भाई बाजवा हैं, और वहां पर पाकिस्तान में जनरल बाजवा बने तो साफ पता चलता है कि पहचान की लड़ाई तो पाकिस्तान की है। लेकिन देखना पड़ेगा सर आगे बलूचिस्तान और पाकिस्तान के संबंध कैसे रहते हैं, इस पे नजर हमारी बनी रहेगी। लेकिन आप आए और इस बेहद संगीन और गंभीर मुद्दे पर आपने इतने अच्छे से बात रखी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी।